हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप लोग का। अभी पिछले वाले वीडियो में उन्होंने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से हो रहा था और प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम थे उन दो नियमों को हम लोगों ने पढ़ा। तो आइए उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे और देखते हैं। आपका जो सेकेंड लॉ लिखा गया था हम लोगों ने, स्नेल का नियम जो लिखा था, स्नेल का नियम आपने लिखा था साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन था। ठीक दोस्तों, यहाँ पे ये जो राशि लिखी गई है एन, इसी एन को बोलते हैं हम लोग अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोलते हैं दोस्तों। इसी एन को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इसी को कहीं कहीं हम लोग क्या है, म्यू से भी शो करते हैं। ठीक दोस्तों, अब ये जो अपवर्तनांक है दोस्तों, इस अपवर्तनांक को पहले हम समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है दोस्तों। तो मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये कह सकते हो पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम, पावर ऑफ बेंडिंग, पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ ए लाइट बीम, लाइट बीम of a medium with respect to another medium and other medium। ठीक दोस्तों, एक माध्यम के द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता यह है किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, किसी माध्यम के सापेक्ष किसी एक माध्यम के प्रकाश किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, एक माध्यम में से जब दूसरे माध्यम में किरण जाती है तो कितना वो बेंड होती है, कितना वो मुड़ती है। ठीक है दोस्तों, उसी पावर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? अपवर्तनांक, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, या फिर प्रकाश के पथ में जो विचलन है, प्रकाश के पथ में जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के पथ में जो विचलन है, उसी विचलन की माप क्या है, उसी विचलन का जो माप है उसी को बोलते हैं हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके प्रकाश, उस प्रकाश के चाल में, उस प्रकाश के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की जो माप है उसे कहते हैं अपवर्तनांक। कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे प्रकाश की चाल किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है दोस्तों। अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल दोस्तों किस पर निर्भर कर रही है? प्रकाश की चाल निर्भर कर रही है किस पे? माध्यम की सघनता पर, माध्यम की सघनता पर। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की चाल किस पे डिपेंड कर रही है? माध्यम की सघनता पे। यानी कि अगर आपका प्रकाश की चाल की बात करें, इसको एक रिलेशन बनाएं हम लोग, तो प्रकाश की चाल जो c है, ठीक है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डेंसिटी के, माध्यम की सघनता के, माध्यम की सघनता, माध्यम की सघनता। ठीक है, सघन माध्यम होगा तो चाल क्या होगी? कम होगी। विरल माध्यम होगा तो चाल क्या होगी? अधिक होगी दोस्तों। तो माध्यम की सघनता किस पे डिपेंड कर रही है? आपका जो चाल कैसी है, कैसा माध्यम, सॉरी माध्यम का, माध्यम में किस माध्यम में चाल प्रकाश की कैसी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? माध्यम की सघनता पे। अगर माध्यम सघन होगा तो चाल क्या होगी? कम होगी। माध्यम विरल होगा तो चाल कैसी होगी? अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो अपवर्तनांक है वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है किससे? आपका जो माध्यम की सघनता है, माध्यम की सघनता। और माध्यम की सघनता किससे जुड़ा हुआ है? आपका प्रकाश की चाल से। तो आइए उन दोनों को संबंधित करते हैं। तीन चीज़ें हमारे पास अब निकल के आ चुकी हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा अलग करते हैं। एक आपके पास अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक जिसको एन या म्यू से दिखा रहे हो आप।
ठीक है। एक आप माध्यम की सघनता की बात कर रहे हो, सघनता डेंसिटी दिखा रहा हूँ डी से इसको, ठीक है। तीसरी बात आप कर रहे हो किसकी, प्रकाश की चाल की, प्रकाश की चाल की बात कर रहे हो, सी की बात कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि जो आपका सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, एक रिलेशन निकल के आया, सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि सघन माध्यम होगा, ठीक है, तो चाल क्या होगी, कम, बेल माध्यम होगा, चाल क्या होगी, अधिक। उसी के बेस पे हम लोग बात करें अगर यन की, तो यन क्या है, वो सीधे सीधे स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे ही सघन हो रहा है। आपने देखा, अगर चित्र को मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे ये था चित्र हम लोग का, इसको जाना था सीधे, ये क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया। ये कैसा माध्यम था, विरल था, और ये कैसा माध्यम था, सघन था। तो जैसे ही विरल से सघन माध्यम में किरण आई है, ठीक है, वो क्या हो गई है, बेंड हो गई है, क्या हो गई है, बेंड हो गई है। यानी सघन माध्यम होगा तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। सघनता अधिक होगी तो स्पीड क्या होगी, सघनता अगर अधिक है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है दोस्तों ना। अपोजिट संबंध है, बताना चाहता हूँ मैं आपसे। इसका मतलब कि आपका जो यन है वो सीधे सीधे 1/c के प्रोपोर्शनल होगा, यन प्रोपोर्शनल टू 1/c, यन प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो अगर मैं बात करूं कि इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, अब n2। अभी मैं चर्चा करेंगे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक की और सापेक्ष अपवर्तनांक की, पहले अपवर्तनांक समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो n है वो क्या है, 1/c के, इस, तो अगर ये 1/c के है तो मैं कहता हूँ n1 प्रोपोर्शनल टू 1/c1 एंड n2 प्रोपोर्शनल टू 1/c2, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ इसको, तो n1/n2 इक्वल टू, कांस्टेंट लगाने पे कांस्टेंट को कैंसिल करेंगे हम लोग, तो मिल जाएगा सीधे सीधे C2/C1, 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 ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे n1/n2 इक्वल टू C2/C1, या फिर इसी को आप कह सकते हो n2/n1 इक्वल टू C1/C2, n2/n1 इक्वल टू C1/C2। इसको दोस्तों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं दूसरे माध्यम की पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये जो रिलेशन निकल के आया है इसे क्या बोलेंगे, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। इसको दिखाते कैसे दोस्तों, इसको दिखाते हैं हम लोग 1n2 से, 1n2 से, या इसी को दिखाते हो आप 1n2, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, या फिर इसी को हम लोग म्यू के टर्म में लिखते हैं, तो म्यू तो 1 2, या इसको 1 म्यू 2, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या बोलेंगे, इसको दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के हम लोग पास आ चुका है अब कि आपका अपवर्तनांक क्या, अपवर्तनांक किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है दोनों माध्यमों का, तो सीधे n2/n1 इक्वल टू C1/C2, ठीक है दोस्तों। तो ये तो निकल के आया कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो ये कैसा अपवर्तनांक हो गया, ये अपवर्तनांक कैसा है, सापेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है दोस्तों, सापेक्ष। अभी मैं बात कर रहा था निरपेक्ष अपवर्तनांक की, जहाँ यहाँ बात किया हूँ निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब सीधे सीधे ये हो गया दोस्तों, अगर आपका वायु के सापेक्ष, वायु निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें तो उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब क्या हो गया, वायु के सापेक्ष, यानी कि इसी को
उसी रिलेशन को ए एन जी कह दें या ए एन डब्ल्यू कह दें, है ना। तो यहाँ पे जी मतलब क्या हो गया, ग्लास, कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पे क्या हो गया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, अभी यहाँ पे कह दूँ मैं आपका जी एन डब्ल्यू, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, चाहे डब्ल्यू एन जी कह दूँ तो आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये क्या हो गया, सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। ये क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। दोस्तों वायु के रिस्पेक्ट में भी जब देखेंगे हम लोग तो उसको क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे फिर से एक बार, वायु के सापेक्ष भी किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका निरपेक्ष हो गया और सापेक्ष अपवर्तनांक की बात हो गई। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक आपका अगर वेग से बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ हम लोग का N2 अपान N1 इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, यानी कि इसको अगर शब्दों में लिखूँ मैं, शब्दों में, तो ये कह सकते हो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष दिख रहा है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा आपका, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर। ठीक है, यहाँ नीचे लिखता हूँ, यहाँ इक्वल को, ठीक है, इसी फार्मूले को मैं शब्दों में लिख रहा हूँ समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। N2 अपान N1 इक्वल टू C1 अपान C2 का मतलब क्या हो गया, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपान पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके इक्वल टू कर सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की पहले माध्यम में चाल बटे प्रकाश की दूसरे माध्यम में चाल। ठीक दोस्तों, तो ये आपका फार्मूला कैसे हो गया, शब्दों में हो गया। किस रूप में, शब्दों में हो गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी चीज़ को थोड़ा सा और मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ, देखना दोस्तों, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देते रहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे इसी को हम कह सकते हैं ऐसे 1N2 इक्वल टू C1 अपान C2। ध्यान दीजिएगा, वही बात है, 1N2 इक्वल टू, ठीक है, 1 को थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, 1N2 इक्वल टू C1 अपान C2, यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा, पहले माध्यम में चाल, प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अपवर्तनांक के लिए हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक दोस्तों। ठीक है, अभी निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है, एक फैक्ट और छूट गया है, थोड़ा सा मैं बस यहीं पे इसी फिगर में उसको बता देता हूँ। अगर हमारी प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आए, अगर आपतित किरण कैसी हो, या थोड़ा सा अलग कर दिया मैंने, आपतित किरण कहाँ से जा रही है, अभिलंब से, अभिलंब के अनुदिश, अभिलंब के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभिलंब के अनुदिश जा रही हो तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाती है, तो अपवर्तन उसमें नहीं होता। कह सकते हैं कि उसमें अपवर्तन नहीं होता है, अपवर्तन नहीं होता है। आपतित किरण अगर अभिलंब पे आएगी, ये आपतित किरण अगर है अभिलंब पे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, सीधे, कोई अपवर्तन नहीं, इसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा। ये छूट गया पॉइंट, देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग दोस्तों। पूछ सकते हैं आपसे कि आपका आई के किस मान के लिए, आई के किस मान के लिए प्रकाश किरण में अपवर्तन नहीं होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम कोई किरण जा रही है तो
किस आपतन कोण के लिए आपका प्रकाश में वहाँ पे अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश की किरण क्या है, एक अपने पथ से विचलित नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। I इक्वल टू 0 पे, I इक्वल टू 0 पे अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा। वहाँ पे R भी क्या होगा, 0 होगा, R इक्वल टू 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसको कुछ हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं इसको लेकर के, क्योंकि लगभग सभी फार्मूले इसमें हमने इन्वॉल्व कर लिए हैं। कुछ एक आध बातें अगर इसमें बच जाती हैं तो फिर मैं उसको आपको अभी न्यूमेरिकल के साथ ही बता दूंगा उसको। ठीक है, फार्मूला उम्मीद है समझ में आई होगी, अब समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, अब आसानी से हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल एक दो देख लेते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, साइन I अपान साइन R इक्वल टू 1n2 है ना, मैंने n लिखा था, ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। तो क्या था, अपवर्तनांक था। अपवर्तनांक को बताया मैंने पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम, लाइट बीम है ना, ये चीज़। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आइए एक का सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग सीधे सीधे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जैसे कि आपको प्रकाश की चाल अगर दो माध्यम ले ले कोई भी, उसमें प्रकाश की चाल दे दे, जैसे एक माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया, आप फिर पूछे कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। एक तो क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। फिर आपसे इसी सवाल को चेंज कर सकता है कि अगर अपवर्तनांक दे दे, है ना, कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, और कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो ये दोस्तों इसी को लेकर के आपको जो है एक न्यूमेरिकल में बताता हूँ। अगर आपका मान लीजिए कि कोई वायु में कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, वायु में प्रकाश की चाल ले लीजिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ना। वायु में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और जो है अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ इसी के अकॉर्डिंग ANW है ना, ANW इक्वल टू ले लीजिए आप कुछ भी ले लो, 3/5 ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर हवा में अधिक होता है तो इसको 5/3 कर देता हूँ, 5/3। ठीक है, तो 5/3 ANW क्या हो गया, 5/3 हो गया। तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे कि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन का टाइप है दोस्तों, क्या होगी। वायु में प्रकाश की चाल इतनी दिया हुआ है, और उसका देखो सापेक्ष अपवर्तनांक दे दिया 5/3 दे दिया हुआ है, और पानी में प्रकाश की चाल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इजी, पहले अपने फार्मूले को हम लिखते हैं। जैसे हम लोग फार्मूला क्या है, 1n2 इक्वल टू C1/C2, सिंपल सा। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे क्या है दोस्तों, वायु है तो यहाँ पे A हो गया, ये आपका N हो गया, पानी की बात कर रहा है वाटर, ANW हो गया। ठीक है दोस्तों, C1 क्या होगा दोस्तों, वायु में पहला है ना दोस्तों, पहले क्या है, वायु है, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अब बटे आपका W यानी कि वाटर, पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना आपको, 5/3 रख दिया आपने। और वायु में प्रकाश की चाल दोस्तों दिया हुआ है 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ क्या हो गया, 8 हो गया। अब किसकी चाल पूछ रहा है आपका, पानी में, है ना दोस्तों। तो आपका यहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेजें, 5 नीचे चला आएगा, तो पानी में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 10⁸, और ऊपर 3 जाएगा, नीचे क्या आएगा, 5 आएगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा कितना,
3 3 जा 9 इंटू 10⁸ अपन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहोगे तो 9 इंटू 10 ले लो, इसमें से एक इंटू 10⁻7 कर लो। ठीक है, आप फिर नीचे क्या है 5, तो 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10⁻7, 18 इंटू 10⁻7, या इसी को बोल सकते हो 1.8 इंटू 10⁸8, एक 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। पानी में प्रकाश की चाल 1.8 × 10 से घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये एक न्यूमेरिकल आपका हो गया। आइए एक न्यूमेरिकल आप भी और हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा और अलग वे में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बिल्कुल जल्दी से देखते हैं। बिल्कुल अभी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल समझ में आएगा। शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दिया कितना, मान लो दोस्तों है ना, ये आपका किलोमीटर प्रति सेकंड दे दिया। और ऐसे ही आपका कांच में कर दिया, कांच में प्रकाश की चाल दोस्तों किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ये समझ चुके हैं क्वेश्चन को आप लोग। ठीक है, क्या दोस्तों क्वेश्चन है, क्या लिए हो आप, एयर है AN, कांच के लिए आप क्या G यूज कर लो, ग्लास। ठीक है, AN, G इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जो है CA, माने प्रकाश की चाल किस में, एयर में, वायु में, ये आपका हो गया CG। मान रखो दोस्तों, तो CA कितना है 3 लाख है। ठीक है ना, और ये नीचे कितना हो जाएगा आपका 25000। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, सॉल्व करिए इसको। 1 0 कट जाएगा, ये है ना, 4 0 सीधे से काट लो, 4 0 से क्या बचा आपका 30/25। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 या 25, 5 6 जा, ओके, तो 6/5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो चाहो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 1.2। तो ये आपका ANG इक्वल टू क्या आएगा 1.2 आया। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान देना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना। ठीक है, देख लो, समझना चाहो तो समझ सकते हो। यहाँ पे क्या था, किलोमीटर प्रति सेकंड था, यहाँ भी क्या था, किलोमीटर प्रति सेकंड था, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा मात्रक, कुछ भी नहीं, तो हो गया ना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको इनके बेस पे कोई भी सवाल दे, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये फार्मूला याद है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, ये मालूम रहे। जैसे दोस्तों अभी एक सवाल मैं और बोल देता हूँ, ठीक है, इसी पे आप देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। जैसे कह दिया कि आपका जो है कांच का, मैं बात कर रहा हूँ कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना बोल दिया उसने, सपोज दैट 1.5 बोल दिया, 1.5। कांच का जो अपवर्तनांक कितना हो गया 1.5 हो गया। ठीक है, और अभी ग्लास का मैं बोल रहा हूँ, सॉरी ग्लास का तो हो गया 5, वाटर बोल दीजिए, पानी का निरपेक्ष
अपवर्तनांक उसने बोल दिया 1.2 मान लीजिए, 1.2 दे दिया। ये भी दोनों दोनों क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्वेश्चन आपका है कि पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों बिल्कुल ही आसान सवाल ये भी है आपका। यहाँ पे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है और पानी का कांच के सापेक्ष पूछ रहा है। पानी का, ये ध्यान देना, पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपको बताया था मैंने, अभी लिख भी रहा है फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है आपको 1 या 2, तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। सिंपल सा लगा लोगे तो ये आपके लिए क्या हो गया दोस्तों, होमवर्क हो गया, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों कमेंट करके जरूर दीजिएगा कितना इसका आंसर आप लोग का आ रहा है, ठीक है। अगर सवाल आप लगा लेते हो तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो क्या